दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि मेलिसा अब टॉड के साथ शादी करके बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन टॉड उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी एरिका से ही प्यार करता था, भले ही एरिका ने उससे ब्रेकअप ही क्यों ना कर लिया हो। जिससे गुस्सा होकर मेलिसा फिलिप को दबोच लेती है और उसे अपने साथ सुहागरात मनाने के लिए कहती है, लेकिन वो भी उसे मना कर देता है। आखिर में हार मानकर वो लुइस के पास जाती है और उसे भी सेम ऑफर देती है, लेकिन लुइस भी उसे मना कर देता है क्योंकि वो एक गे था। जिस सबसे मेलिसा का दिमाग खराब हो जाता है तो वह उन लोगों को छोड़कर वहां से चली जाती है और अपने पीछे एक गुड बाय नोट छोड़कर जाती है। दूसरी तरफ एरिका सुपरमार्केट से बहुत सारी दारू लेकर जैसे ही अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में घुसती है, तभी वो लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है और एरिका वहीं फंस जाती है। उधर फिलिप और बाकी लोग मेलिसा को पूरे शहर में ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती और अब ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। एरिका अभी भी उस लिफ्ट में ही फंसी हुई थी और कोई भी उसे बचाने नहीं आता, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि वो बेवड़ी दारू पीकर किसी नाली में पड़ी होगी। उधर सारी कोशिशों के बाद भी जब वो लिफ्ट नहीं खुलती, तब एरिका अपनी बंदूक बाहर निकालती है और धाएं धाएं करके गोलियां चलाने लगती है, जिन गोलियों की आवाज को बाहर बाकी के लोग भी सुन लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते, तभी मेलिसा वहां पर आ जाती है और क्योंकि उसके पास भी बंदूक थी तो उन लोगों को लगता है कि शायद यही गोलियां चला रही होगी। उधर एक गोली लिफ्ट से टकराकर सीधा एरिका के पैर पर लगती है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है, जिसे देखकर एरिका सोचती है कि अब वो यहाँ पर ज्यादा दिनों तक तो जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए ऐसे तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि वो एक ही झटके में खुद को खत्म कर ले। जिसके बाद वो बची हुई आखिरी गोली को अपनी बंदूक में लोड करती है और खुद को शूट कर लेती है। तभी सीन कट होता है और हमें तब का समय दिखाया जाता है जब ये वायरस इस धरती पर नहीं फैला था। हम एक ऑक्शन पार्टी में पैमेला नाम की एक महिला को देखते हैं जो उस पार्टी को होस्ट कर रही थी, पर तभी अचानक से एक आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, जो देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को आखिर क्या हुआ है। फिर अगले दिन जब पैमेला अपने हस्बैंड बेंजामिन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी न्यूज में बताया जाता है कि पेंडेमिक की वजह से पूरे शहर को बंद किया जा रहा है, जो सुनकर पैमेला कहती है कि लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर कितना ओवर रिएक्ट करते हैं, इनको बस थोड़ा सा जुकाम ही तो हुआ है और इन लोगों की ऐसे फट रही है जैसे कोई महामारी फैल गई हो। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ बाहर जाती है तो देखती है कि सड़कों पर सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, जिनको देखकर पैमेला काफी घबरा जाती है और घर आकर अपने पति से कहती है कि लोग सच में पागल हो चुके हैं, सिर्फ जुकाम के लिए इतनी नौटंकी कौन करता है। जिस पर बेंजामिन कहता है कि तुम जिस जुकाम की बात कर रही हो ना, उसकी वजह से हमारी मेड आज मर चुकी है। पैमेला कहती है कि फिर गवर्नमेंट इस जुकाम की वैक्सीन क्यों नहीं बना रही। आगे जब वो दोनों टीवी देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि देश के प्रेसिडेंट भी मारे जा चुके हैं, जिसके बाद धीरे धीरे करके इनका पूरा शहर खाली हो जाता है, लोग सड़कों से गायब हो जाते हैं और सभी सुपरमार्केट वीरान हो जाते हैं। लेकिन पैमेला, जिसे शॉपिंग करने का बहुत शौक था, वो डस्टबिन की पन्नी लपेटकर ग्रोसरी का सामान लेने स्टोर पहुंच जाती है, जहां वो अपनी एक सहेली वेरोनिका को देखती है जो उसी की तरह वहां पर ग्रोसरी लेने आई थी। पैमेला उससे उसका हालचाल पूछती है और कहती है कि इस वायरस से बचने का कोई तरीका नहीं है क्या, जिस पर वेरोनिका उसे एक बंकर के बारे में बताती है जहां पर वो अपने पति के साथ रहने जाने वाली थी। फिर अगली सुबह जब पैमेला सोकर उठती है तो देखती है कि उसका पति उसके साथ में नहीं था। पैमेला उसे पूरे घर में ढूंढती है और पाती है कि उसके पति ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, क्योंकि अब वो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। तभी बेंजामिन पैमेला को वहां से जाने के लिए कहता है, जिस पर पैमेला कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी। बेंजामिन कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और पैमेला खुद को अच्छे से कवर करके सीधा अपनी दोस्त वेरोनिका के घर पहुंच जाती है। लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि वायरस की वजह से वेरोनिका भी मारी जा चुकी थी। तभी पैमेला को उसके कमरे में से एक फाइल मिलती है जिसमें उस बंकर का पता लिखा हुआ था, जिसके बारे में वेरोनिका ने उसे सुपरमार्केट में बताया था। जिसके बाद पैमेला अपने कुत्ते के साथ उस बंकर की तरफ निकल जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि इस बंकर में सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं, यहाँ तक कि वहां बहुत सारे हथियार भी रखे हुए थे। तभी उसे वहां पर एक बड़ी सी एलईडी दिखाई देती है जो एक ड्रोन से जुड़ी हुई थी, जिसकी मदद से पैमेला पूरे शहर पर नजर रखने लगती है। खैर, अब ऐसे ही टाइम पास करते करते 2 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन पैमेला उस बंकर से बाहर निकलने का फैसला करती है, पर तभी उसका कुत्ता भी उसे छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो पैमेला के साथ रह रहकर परेशान हो चुका था, जिस वजह से पैमेला पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो टाइम पास करने के लिए ड्रोन उड़ा रही थी, तभी उसे एरिका दिखाई देती है जो बाहर बैठी दारू पी रही थी। लेकिन इससे पहले कि पैमेला उसे कोई सिग्नल दे पाती, उस ड्रोन की बैटरी डाउन हो जाती है और वो वापस से अपने चार्जिंग स्टेशन की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद पैमेला उसे फटाफट चार्ज करके वापस उसी आइलैंड की तरफ ले जाती है और देखती है कि टॉड, गैल, एरिका और कैरल उस ड्रोन की तरफ बोर्ड दिखाते हुए कहते हैं कि हम
हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे लोग हैं। लेकिन तभी मेलिसा वहाँ पर आकर उस ड्रोन को उड़ा देती है, जो देखकर पैमेला को बहुत दुख होता है। लेकिन अब उसे ये तो पता चल चुका था कि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और वो सेफ्टी के लिए सूट या मास्क कुछ नहीं पहन रहे, मतलब कि वायरस अब खत्म हो चुका है। इसलिए अब वो पूरे 3 साल बाद उस बंकर से बाहर आती है और फिलिप और उसकी गैंग से मिलने के लिए उस आइलैंड की तरफ निकल जाती है। जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर लुइस अभी भी उस प्लेन को उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी फिलिप उसके पास आता है और कहता है कि भाई जल्दी चल, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, और उसे सीधा एक असली प्लेन के पास ले जाता है। जिसे देखकर लुइस बिल्कुल भी खुश नहीं होता, उल्टा फिलिप से पूछता है कि ये सब क्या है। वो कहता है कि भाई अब वक्त आ चुका है अपनी पहली फ्लाइट उड़ाने का। जो सुनकर लुइस घबरा जाता है, कहता है कि साले तू सुबह सुबह नशा करके बैठा है, मैंने अब तक सिर्फ स्टिम्युलेटर पर प्लेन उड़ाना सीखा है। फिलिप कहता है तो क्या हुआ, तूने उड़ाया तो है ना। देख भाई ऐसा मत कर, कैरल और गैल दोनों प्रेग्नेंट हैं। लुइस कहता है कि प्लेन उड़ाने से उनकी प्रेगनेंसी का क्या लेना देना। फिलिप कहता है कि देख भाई, जब तू प्लेन उड़ाएगा तो क्या पता तुझे रास्ते में कोई डॉक्टर मिल जाए, और अगर तुझे डॉक्टर मिल गया तो कैरल और गैल के पेट में से बच्चा निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बात लुइस को भी ठीक ही लगती है तो वह मान जाता है। जिसके बाद फिलिप ये बात जाकर सबको बता देता है और फिर सभी लुइस के लिए एक गंदा सा गाना गाते हैं ताकि उसका जोश बढ़ सके, और ये तरीका सच में काम भी कर जाता है। अगले दिन जब प्लेन रनवे पर होता है तब भी सभी लोग लुइस को मोटिवेट करते हैं और उसे उस प्लेन में बिठा देते हैं। वहीं लुइस भी जोश जोश में उस प्लेन को उड़ा तो लेता है, लेकिन थोड़ा सा दूर जाते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो प्लेन सीधा जाकर जमीन में घुस जाता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके में लुइस भी उड़ जाता है। जो देखकर फिलिप का अंगूठा ऊपर का ऊपर ही रह जाता है। कहता है कि भाई तू सही बोल रहा था, तू प्लेन उड़ाने के लिए तैयार नहीं था। खैर अब सभी लोग मिलकर उसे श्रद्धांजलि देने लगते हैं। फिलिप कहता है कि भाई हमें तेरे जाने का बहुत दुख है, तू वो हीरो था जो कभी प्लेन नहीं उड़ा सका, तूने फालतू ही इतने महीनों की ट्रेनिंग ली, इससे अच्छा तो तू अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठा रहता तो अभी भी जिंदा होता। लेकिन जब इससे भी फिलिप का मन नहीं भरता तो वह सोचता है कि क्यों ना लुइस की याद में एक रॉक शो रखा जाए, जिसके लिए वो बहुत सारी लाइट्स और स्पीकर लेकर आता है। जिस सबको जोड़कर वो जैसे ही बिजली चालू करता है तो वो लिफ्ट भी चालू हो जाती है जिसमें एरिका फंसी हुई थी और वो अभी तक जिंदा थी। फिर वो किसी तरह से लिफ्ट से बाहर निकलती है और सीढ़ियों से बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे फिलिप मिलता है जो उससे कहता है कि देखो देखो कौन आया है, हमें तो लग रहा था कि तू दारू पीकर किसी नाले में पड़ी होगी। जो कहकर वो अपना कूड़ा फेंकने बाहर चला जाता है। फिर एरिका लॉन्ज में आती है जहाँ कैरल और गैल उसे देखती हैं तो खुशी से दौड़कर उसके पास आ जाती हैं। इतने में टॉड भी वहाँ पर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। कहता है कि तुम सारा दिन नशे करके बस नाली में ही पड़ी रहती हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कोई तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। अब एरिका उन्हें सच्चाई बताना चाहती थी पर तभी वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कैरल चिल्लाकर कहती है कि कोई इसके लिए दारू लेकर आओ, इसे दारू की जरूरत है। जिसमें फिलिप उसके लिए दारू तो नहीं लेकर आता बल्कि समुद्र का खारा पानी ले आता है ताकि इसका नशा कम हो सके। लेकिन एरिका उसे पीते ही थूक देती है और उनसे कहती है कि अबे गधों, मैं 10 दिनों से लिफ्ट में फंसी हुई थी और मेरे पैर में गोली लगी थी। जो सुनकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। एरिका बताती है कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, अगर आज ये लिफ्ट चालू नहीं होती तो शायद कल तक मैं मर जाती। फिलिप कहता है कि चल फिर मुझे थैंक यू बोल, क्योंकि मैंने ही लाइट चालू की थी जिस वजह से तू बच गई। जिसके बाद सभी उसे एक एक करके गले लगाते हैं। एरिका पूछती है कि लुइस और मेलिसा कहाँ पर हैं? जो सुनते ही सभी एकदम से चुप हो जाते हैं कि अब वो इसे क्या ही बताएं। लेकिन फिलिप जो हर जगह अपनी नाक घुसाता था वो एरिका से इधर उधर की बातें करने लगता है, जिससे वो समझ जाती है कि लुइस भी टपक चुका है और पूछती है कि कैसे मरा वो। कैरल बताती है कि बस एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ था। जिसके बाद वो उसे मेलिसा को दिखाते हैं जिसको इन्होंने काफी दिनों से इस कमरे में बंद कर रखा था, क्योंकि मेलिसा का अब कोई भरोसा नहीं था, ये कभी भी कुछ भी कर सकती थी। आगे एरिका को आराम करने के लिए उसे उसके कमरे में भेज दिया जाता है। फिर अगले दिन एरिका और कैरल सेम कपड़े पहनकर अपनी फोटो खिंचवाती हैं। जिन फोटोज को जब कैरल ध्यान से देखती है तो उसे झीलों की दूसरी तरफ एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसको दिखाने के लिए वो सभी लोगों को वहाँ पर बुलाती है और कहती है कि देखो ये क्या चीज है जो हिल भी रही है, क्योंकि हमारी अलग अलग फोटोज में उसकी जगह बदल रही है। जो देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो इसका पता लगाने के लिए वो लोग भेस बदल कर उस जगह पर नजर रखने का फैसला करते हैं। लेकिन इस बार उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। गैल कहती है कि हमारे पीछे एक वीरान
घर पड़ा है, चल वहाँ जाकर देखते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर कुछ मिल जाए। लेकिन वहाँ जाकर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इस योद्धा वाले नकाब को छोड़कर। गैल कहती है कि इस कमरे के अंदर जो सामान पड़ा है उसे देखकर ये साफ हो जाता है कि इस नकाब को पहनने वाला कोई और नहीं एक लड़का है, और वो लड़का काफी दिनों से हम लोगों पर नजर रखे हुए है। फिलिप कहता है कि शायद वो वायरस फैलने के बाद अकेला रह गया होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि उसे हमारी जरूरत है। जिसके बाद वो उसे बुलाने के लिए अलग अलग तरकीबें लगाने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो लड़का बाहर नहीं आता। अब क्योंकि कैरल और गैल प्रेग्नेंट थी, इसलिए फिलिप उन्हें घर छोड़ आता है और फिर से उस लड़के को ढूंढने लग जाता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जब वो उसे नहीं मिलता तो फिलिप वहीं जंगल में ही सो जाता है। फिर अगली सुबह कैरल और गैल उस लड़के के लिए खाना लेकर आती हैं, जिस खाने को घर के अंदर रखने के बाद वो तीनों वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो लड़का उनकी गाड़ी के पीछे लटका हुआ था, जिसे देखते ही वो तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी अगले सीन में वो लड़का बिल्डिंग में बने झूले पर झूल रहा था, जिसे सभी लोग बड़े गौर से देख रहे थे। अब किसी तरह उन्हें उसका ये नकाब उतरवाना था, जिसके लिए गैल पिज्जा लेकर आती है, जो देखकर उस लड़के के मुंह में पानी आ जाता है तो वो तुरंत अपना नकाब उतार देता है। फिर सभी उससे उसका नाम पूछते हैं, पर वह कुछ नहीं बोलता, इसलिए वो लोग उसका नाम जैस्पर रख देते हैं। तभी फिलिप कहता है कि जैस्पर का कोई परिवार नहीं है, इसलिए अब से मैं इसका बाप बनूंगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। जिसके बाद फिलिप जैस्पर के साथ रहने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैस्पर इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और चुपचाप एक जगह पर पड़ा रहता है। ऐसे ही एक दिन जब सभी बिल्डिंग के बाहर होते हैं, तभी उन्हें एक टूटा हुआ तारा दिखाई देता है, जो कि बहुत बड़ा और सुंदर लग रहा था। लेकिन वो कोई तारा नहीं बल्कि एक सैटेलाइट थी, जो खाली पड़े हुए घरों में जाकर गिरती है। जिसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जैस्पर अब बोलने लगा था और गैल और कैरल के भटूरे भी पूरी तरह फूल चुके थे। उधर मेलिसा की हरकतों में काफी सुधार आ चुका था, इसलिए टॉड आज उससे शादी कर रहा था। फिर शादी के बाद जब वो दोनों सुहागरात मनाने लगते हैं, तभी वहाँ फिलिप टपक जाता है और कहता है कि जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि मैं कैरल की खुद डिलीवरी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं पिछले 6 महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो सब उन लोगों को दिखाने के लिए उसने जेली के अंदर एक बच्चे की डमी डाल रखी थी, लेकिन जब वो उस डमी को बाहर निकालता है तो वो जेली पूरी तहस नहस हो जाती है और वो डमी भी उसके हाथों से नीचे गिर जाती है। जिसे देखकर एरिका कहती है कि तू डिलीवरी नहीं करेगा, बल्कि ये काम मैं करूंगी। जो सुनकर फिलिप सड़ी सी शक्ल बना लेता है। एरिका कहती है कि अगर तुझे डिलीवरी करने का इतना ही मन है तो तू मेरी मदद कर देना, तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और बच्चा भी सुरक्षित बाहर आ जाएगा। तभी वहाँ पर गैल आती है और कहती है कि मेरी थैली फट गई है, जल्दी से मेरी डिलीवरी शुरू करो। जिसके बाद उसे डिलीवरी रूम ले जाया जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से गैल बेहोश हो जाती है। वहीं एरिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करे, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किताब में पढ़ने लगती है कि ये बेहोश क्यों हुई है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ है। अब उन लोगों के पास ऑक्सीजन तो थी नहीं, इसलिए वो उसे नमक सूंघाते हैं और नमक सूंघते ही वो तुरंत होश में आ जाती है। लेकिन उन लोगों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो बच्चा पेट में उल्टा घूम गया था, जो एक बड़ी समस्या थी। तो सभी मिलकर एरिका की मदद करते हैं और धीरे धीरे बच्चे को घुमाने की कोशिश करते हैं। वहीं फिलिप को वहाँ से भगा दिया जाता है तो वह जैस्पर के साथ वाटर पार्क में मजे करने चला जाता है। लेकिन तभी उसे एक पहाड़ के पीछे बहुत तेज आग लगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वह जैस्पर को लेकर उस पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वहीं गैल जैसे तैसे करके बच्चे को बाहर निकाल ही लेती है, जो देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। उधर फिलिप और जैस्पर उस आग के नजदीक पहुंचते हैं, जिसके बाहर तार की फेंसिंग लगी हुई थी और वहां पर लिखा हुआ था न्यूक्लियर पावर स्टेशन। जिसे पढ़ते ही फिलिप बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर रेडिएशन फैलने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इसलिए फिलिप दौड़कर जल्दी से वापस आता है और सबको ऊपर छत पर बुलाता है। कहता है कि तुम्हें कुछ दिखाना है, और जैसे ही वो लोग उस आग को देखते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। एरिका पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट है? वो कहता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी हुई थी। मेलिसा कहती है कि दोस्तों, क्या छत पर खड़े होकर इस आग को देखना सेफ है? मतलब क्या पता थोड़ी बहुत रेडिएशन हवा से यहाँ पर भी आ रही हो। फिलिप कहता है कि तुमने सही कहा, हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। जिसके बाद सभी फटाफट अपना सामान पैक करते हैं और फिलिप जाकर अपने पानी वाले संडास को गुड बाय बोलता है। जिसके बाद वो लोग आखिरी बार उस बिल्डिंग को बाहर से देखते हैं और उसे थैंक यू बोलकर निकल जाते हैं। रास्ते में जब धचके लगने से कैरल की आंख खुलती है तो वह घबरा जाती है। वो फिलिप से कहती है कि भूकंप आ रहा है। वो कहता है कि कुछ नहीं आ रहा, तू बस चुपचाप सो जा। लेकिन वो नहीं मानती और जैसे ही दरवाजा खोलकर देखती है तो पाती है कि वो गाड़ी में है और अपने घर में भी है, क्योंकि वो दिमाग से पैदल लोग पूरा का पूरा घर ही उठा लाए थे, जो बात उन्होंने कैरल को भी नहीं बताई
थी। वहीं टॉड पिछले 3 घंटों से बस को चलाए जा रहा था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि उन लोगों को कहाँ जाना है, साथ ही उन्हें कितना दूर जाना चाहिए ताकि वो रेडिएशन से बच सकें। जो सब जानने के लिए वो पास में बनी एक लाइब्रेरी में जानकारी लेने जाते हैं, जहाँ फिलिप के हाथ रेडिएशन का लेवल नापने वाली मशीन लग जाती है। उधर मेलिसा को पता चलता है कि रेडिएशन से बचने के लिए उन्हें कम से कम 100 मील दूर तो जाना ही पड़ेगा। फिलिप कहता है कि हम और ज्यादा सेफ्टी के लिए 200 मील दूर चले जाएंगे। तभी कैरल पूछती है कि वो सब तो ठीक है, पर हम उस बिल्डिंग में वापस कब जा सकते हैं। एरिका कहती है कि लगभग 20,000 साल बाद, जिसके बाद भी ये पक्का नहीं है कि वहाँ पर रेडिएशन कम होगा या नहीं। टॉड कहता है कि चलो फिर कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट ना हो। एरिका कहती है कि देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट हर जगह पर है, इसीलिए चाहे हम कहीं भी चले जाएं हम सेफ नहीं होंगे, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी गैल कहती है कि देखने में तो मैक्सिको सेफ लग रहा है, शायद हमें यहीं पर जाना चाहिए। जिसके बाद वो सभी मुंह उठाकर मैक्सिको की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि मैक्सिको की तो पहले ही बैंड बज चुकी है, क्योंकि यहाँ का पावर प्लांट पहले ही उड़ चुका था। इसलिए वो वापस लॉस एंजलिस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक खतरा था, और वो खतरा था मार्क, जो उन्हें कभी भी आकर मार सकता था। वहीं जिस घर को वो लोग अपनी बस के पीछे घसीटते हुए ले जा रहे थे, उसमें फिलिप ने जलती हुई मोमबत्ती रख दी थी, जो धचके लगने की वजह से नीचे गिर जाती है और वो घर जलने लगता है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता और वो लोग पूरे शहर में धुआं उड़ाते हुए घूमते रहते हैं। जिस धुएं को देखकर एक अनजान गाड़ी उनकी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। वहीं जब तक उनको पता चलता कि घर में आग लगी है, तब तक वो पूरा घर जलकर भस्म हो चुका था। जिसके बाद वो सभी एक बड़ी सी यॉट ढूंढने लगते हैं, ताकि वो लोग उसमें बैठकर समुद्र के बीच में जा सकें, जिससे ना तो उन्हें रेडिएशन से कोई खतरा होगा और ना ही मार्क से। जिस काम में मेलिसा उन लोगों की मदद करने लगती है। जिसके बाद वो सभी एक यॉट देखकर उस पर चढ़ जाते हैं। तभी वो अनजान गाड़ी भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसमें से एक आदमी उतरता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जो आदमी कोई और नहीं मार्क था। वो फिलिप पर अपनी बंदूक तानकर कहता है कि बेटा अब तो तू गया, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। और इससे पहले कि वो गोली चलाता, तभी कोई उसे ही शूट कर देता है, और उसे शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि पैमेला थी, जो पिछले कई महीनों से उन्हें ही ढूंढ रही थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।